नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्याम प्रकाश आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आज क्यों वर्ल्ड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल हम लोग एनईपी के माध्यम से इतिहास को जो व्यावसायिक रूप देने का सवाल था उस पर चर्चा कर रहे थे। एनईपी में यह आया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है कि उसमें सभी विषयों को रोजगार परक बनाया जा रहा है, रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस क्रम में हम लोग कई दिनों से यही देख रहे थे कि इतिहास, पुरातत्व और म्यूजियोलॉजी के क्षेत्र में कहाँ-कहाँ जॉब के अवसर उपलब्ध हैं। आप लोगों के कहने से मैं एक नई श्रृंखला लेकर के आया हूँ। हम लोग यूजीसी नेट जो आर्कियोलॉजी है, हिस्ट्री है और इंडियन कल्चर है, उसके बारे में देखेंगे और एक-एक करके मैं पूरे सिलेबस को आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करूँगा। आज हम लोग ब्रीफ तरीके से 1-2 यूनिट तक देखने का प्रयास करेंगे। मैं थोड़ा बहुत समझाते भी चलूँगा कि इसमें क्या देखना है और हमको कितना पढ़ना है। दरअसल बात ये है कि आजकल यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं, जहाँ पर आपको जानकारियाँ मिल सकती हैं। लेकिन मैं बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूँगा। कुछ एनिमेशन भी लेकर के आऊँगा, कुछ पुस्तकों को भी दिखाऊँगा, कुछ इतिहासकारों को भी दिखाऊँगा। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको समग्रता में अध्ययन करवा सकूँ और आप यूजीसी नेट निकालने के योग्य बन सकें। मेरा बस यही प्रयास है कि जो गरीब बच्चे हैं, जो नहीं कोचिंग संस्थानों तक जा सकते हैं, वो इस प्लेटफॉर्म पर आकर, मेरे चैनल पर आकर के पढ़ाई कर सकते हैं। मैं पूरे सिलेबस को कवर करूँगा धीरे-धीरे करके। आज हम लोग शुरुआत करते हैं इतिहास से। तो मैं जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो नेट ब्यूरो है, उसका सिलेबस लेकर आप लोगों के मध्य उपस्थित हुआ हूँ। तो यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबा दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। किसी भी विषय की तैयारी करने से पहले हमको उसका सिलेबस जान लेना चाहिए, क्योंकि बिना सिलेबस को जाने हम किसी भी विषय की तैयारी नहीं कर सकते, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी नहीं कर सकते हैं। इसी क्रम में सबसे पहले हम यूजीसी नेट द्वारा दिया गया जो सिलेबस है इतिहास का या हिस्ट्री का, उसके विषय में ब्रीफ तरीके से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे और यह देखेंगे कि हमको नेट में क्या-क्या पूछा जाता है या सिलेबस किस तरीके से डिजाइन किया गया है। तो मैं आ गया हूं आप लोगों के मध्य लेकर के यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो नेट ब्यूरो है, वहां का सिलेबस लेकर के, और मैं चर्चा करूंगा आज इसी पर। तो हम देखते हैं, विषय है इतिहास, इसका कोड है 06। इसके अलावा पाठ्यक्रम में इन्होंने बताया है कि हम 100, 150 या 200 प्रश्नों का वैकल्पिक रूप से प्रश्न पूछेंगे, जिसमें 4-4 विकल्प होंगे। तो आपसे जो है मल्टीपल चॉइस के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके उत्तर इस तरीके से ABCD करके दिए रहेंगे, यही यहाँ पर समझाया गया है। इसके अलावा हम नीचे चलें तो देखो क्या-क्या जो है सिलेबस में डिजाइन किया गया है, इस पर हम लोग चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो हम देखते हैं कि संकल्पना, इतिहास की क्या संकल्पना रही है और इतिहास हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इसके विचार, अवधियां और शब्दावलियां कि कौन-कौन सी शब्दावलियां हैं इतिहास के लिए, हम इस पर चर्चा करेंगे जब पढ़ेंगे विस्तृत रूप से। भारतवर्ष क्या है? आजकल हिस्ट्री ऑफ भारतवर्ष करके हमारे सामने सिलेबस दिखलाई देता है पीजी लेवल में, और यूजी लेवल में भी दे दिया गया है। जो विश्वविद्यालयों में सिलेबस डिजाइन हुआ है, उसमें एक पेपर हिस्ट्री ऑफ भारतवर्ष के रूप में आया है। तो ये क्या है कि हमको भारतवर्ष की जो कला है, जो संस्कृति है और जो सभ्यता है, इसके विषय में जानना है, यही इसमें बताया गया है। इसके अलावा भारत को भौगोलिक रूप से भी समझाया गया है कि भारत का भौगोलिक परिदृश्य दिखता है।
दूसरे नंबर पर है सभा और समिति। तो सभा और समिति जो है ये अथर्ववेद में इन्हें प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसके अलावा हम देखें तो ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि सभा और समिति 2 संस्थाएं थी। एक को उच्च सदन, दूसरे को निम्न सदन कहा जाता था। एक में राजा का चुनाव होता था और बड़े कार्यों का फैसला लिया जाता था। दूसरी आम जनता की सभा थी जिसमें सभी जनता आकर के बैठती थी। प्रारंभ में स्त्रियों को भी इसमें आने की अनुमति दी गई थी। इस तरीके से सभा और समिति देखेंगे। वर्णाश्रम क्या है? तो वर्ण व्यवस्था जो है वो हमको 4 वर्ण के रूप में दिखलाई देती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 व्यवस्था दिखलाई देती है, जिसमें ब्राह्मण का पठन पाठन यज्ञ याजन का काम है, क्षत्रिय का युद्ध का कार्य है, वैश्य का कार्य व्यापार और गोरक्षा का है और शूद्र का कार्य सेवा का दिया गया है। इस तरीके की व्यवस्था वर्णाश्रम व्यवस्था में दिखलाई देती है। वर्णाश्रम का सर्वप्रथम उल्लेख या शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख वर्णाश्रमों में ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में दिखलाई देता है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल का जो पुरुष सूक्त है उसमें वर्णाश्रम व्यवस्था में पहली बार शूद्र का उल्लेख दिखलाई देता है, जिसमें एक श्लोक मिलता है, ब्राह्मणो अस्य मुखमासीद बाहुराजन्याकृतः उरुतदस्य वैश्यः पदाभ्याम शूद्रो अजायत। यहाँ पर पहली बार शूद्र को पैरों से उत्पन्न बताया गया है, ब्राह्मण को मुख से ब्रह्मा के और क्षत्रिय को भुजाओं से, वैश्य को उदर भाग से और पैरों से शूद्र को बताया गया है, उत्पन्न हुआ। यही है वर्णाश्रम व्यवस्था की शुरुआत। वेदांत है, वेदांत जो है इसके प्रतिपादक शंकराचार्य हैं। इनका जन्म 7वीं 8वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था दक्षिण भारत में, और इसका वेदांत का जो मूल सिद्धांत है वो है ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। तो इसमें हम लोग शंकराचार्य जी के दर्शन को देखेंगे। वेदांत शंकराचार्य जी का दर्शन है। पुरुषार्थ 4 है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो जो भारतीय विधान है उसमें दिखलाई देता है कि धर्म पूर्वक अर्थ कमाया जाए और अर्थ मिलने के बाद काम की तृप्ति संतानोत्पत्ति के लिए की जाए, संतानोत्पत्ति के लिए किया जाए और फिर अंत में मोक्ष की प्राप्ति कर ली जाए परमार्थ का कार्य करके। यह है पुरुषार्थ। ऋण है, एक है पितृ ऋण, एक है देव ऋण, एक है ऋषि ऋण। ये 3 प्रकार की ऋण व्यवस्था दिखलाई देती है, जिसको प्रत्येक मानव को उतारना होता है। वो ऋणी माना जाता है जब तक इन 3 ऋणों को नहीं उतार देता है, ऐसा अवस्था में दिखलाई देता है। इसके अलावा संस्कार हैं, 16 प्रकार के बताए गए हैं। 16 प्रकार के संस्कार हैं। गर्भधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णभेद, उपनयन, वेदारंभ, विद्यारंभ, केशांत, समावर्तन और अंत्येष्टि। इस तरीके से करके लगभग 16 संस्कार का जिक्र किया गया है। यज्ञ है, यज्ञ जो है हमको दिखलाई देता है श्रीमद् भगवद गीता में। इसमें समस्त कार्य जो तन्मयता पूर्वक किया जाए
वो पहले कर्म फल होता है, फिर यज्ञ फल के रूप में वो परिवर्तित हो जाता है। गणराज्यों की बात करें तो 10 गणराज्य थे बुद्ध काल में आकर के, या 6th सेंचुरी BC में आकर के हमको 10 गणराज्य दिखलाई देते हैं। और इन्हीं 10 गणराज्यों का हम उल्लेख करेंगे, जिनमें से कपिलवस्तु के शाक्य हैं, अलकप के बुली हैं, केशपुत्र के कालाम हैं, वैशाली के लिच्छवी हैं, ऐसे करके 10 का उल्लेख हमको मिलता है। जनपद जो हैं वो 16 माने गए हैं, 16 महाजनपद के नाम से हम इनको जानते हैं। वैसे जनपद का जो प्रारंभ है वो उत्तर वैदिक काल से ही माना जाता है। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि जो 2 क्षेत्र मिल करके एक जनपद का निर्माण करते थे। ये बना हुआ है जन से आगे बढ़ा जनपद हुआ, और जनपद से आगे हुआ महाजनपद हुआ। तो इस तरीके से इसका क्रम है, और इसी की चर्चा हम लोग करेंगे जब विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे तब। इसके अलावा है कर्म का सिद्धांत, तो जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है, गीता में हमको दिखलाई देता है। इसके अलावा है दंड नीति, अर्थ नीति, सप्तांग। सप्तांग थ्योरी जो है ये कौटिल्य की मानी जाती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमको स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र के नाम से 7 अंग दिखलाई देते हैं। इसका हम लोग उल्लेख करेंगे। इसी तरीके से दंड नीति है, अर्थ नीति है, धम्म विजय है या धर्म विजय है। धर्म विजय के रूप में देखें तो धम्म विजय की बात आती है या धर्म विजय की बात आती है जब अशोक ने किया हुआ था। इस पे हम लोग विस्तृत तरीके से चर्चा करेंगे कि ब्राह्मण धर्म में कुछ दिखलाई देता है और आगे चल करके कुछ और हो जाता है। इसके अलावा स्तूप, चैत्य और विहार। तो स्तूप क्या होता है? एक इस तरीके की संरचना होती है स्तूप। ये अंड कहलाता है, ये वेदिका कहलाती है ऊपर की, ये सामने एक बड़ा सा प्रवेश द्वार होता है। इसके अलावा इस स्थान पर हर्मिका होती है, हर्मिका वेदिका ऐसे बनी होती है, और ये यष्टियां होती है, कहीं कहीं छत्र भी लगा होता है। ये एक वेदिका ऊपर की है, दूसरी वेदिका यहाँ जमीन में नीचे बनी हुई होती है। ये ऊपर वाला भाग स्तूपी कहलाता है, ये सूची पत्थर कहलाते हैं। ये जो दरवाजे दिख रहे हैं इन सब पर अलंकरण किया गया होता है। इसके अलावा इसमें कई सारे थर बने हुए हैं, गज थर, नर थर, अश्व थर। अगर विशेष रूप से बात करें सांची की, मैंने ये सांची स्तूप को बनाने का प्रयास किया है। इस तरीके से स्तूप होता है। चैत्य जो होते हैं वो अश्वपात आकार के होते हैं, इस तरीके से होते हैं जैसे अश्व होता है। इसके अंदर से इस तरीके से स्तंभ लगे होते हैं, चारों तरफ से स्तंभ लगे होते हैं, और ये इसका प्रवेश द्वार होता है, प्रवेश द्वार होता है। इधर की तरफ में एक स्तूप नुमा कुछ बना होगा या बुद्ध की मूर्ति रखी होगी। यहाँ से प्रदक्षिणा पथ की तरह ये बना होता है, इसको चैत्य बोलते हैं। यहाँ पर बैठने के लिए एक हॉल होता है जहाँ पर भिक्षु पंक्तियों में बैठते हैं, ये होता है चैत्य। विहार वो होता है जहाँ भिक्षु निवास करते हैं। भिक्षु के निवास स्थान को हम क्या कहते हैं? विहार कहते हैं। इसके अलावा देखें तो नागर है, द्रविड़ है, बेसर है। तो ये क्या है? मंदिर निर्माण की शैलियां हैं। मंदिर निर्माण की जो शैलियां हैं वो 3 प्रकार की दिखलाई देती हैं, लेकिन एक शैली और होती है, वो होती है स्थानीय शैली, जो कि छोटे मंदिरों में स्थानीय एरिया में दिखलाई देती है। तो नागर जो होती है ये बेसिकली नर्मदा नदी से, ये जो है नागर जो है नर्मदा नदी से
ऊपर के क्षेत्र में दिखलाई देती है। द्रविड़ जो है ये दक्षिण भारत के क्षेत्र में दिखलाई देती है। कर्नाटक वाले कुछ क्षेत्र में बेसर शैली हमको दिखलाई देती है। बेसर किसे कहते हैं? नागर और द्रविड़ का जो समन्वय है वही बेसर कहलाता है। तो इस तरीके से ये मंदिर निर्माण की शैलियां हैं, इसकी चर्चा करेंगे हम लोग जब देखेंगे विस्तृत तरीके से। इसके बाद है बोधिसत्व तीर्थंकर। बोधिसत्वों का संबंध बौद्ध धर्म से है और तीर्थंकरों का संबंध जो है वो जैन धर्म से है। तीर्थंकरों की संख्या 24 मानी गई है, जिसमें से पहले तीर्थंकर का नाम है ऋषभनाथ या ऋषभ दत्त भी कुछ लोग बोलते हैं। इसके अलावा लास्ट में जो 24वें तीर्थंकर आते हैं उनका नाम है महावीर स्वामी। तो इस तरीके से एक श्रृंखला 24 तीर्थंकरों की दिखलाई देती है। बौद्ध धर्म में जो बुद्ध के अलग अलग स्वरूप दिखलाई देते हैं उनको बोधिसत्व कहते हैं। इन बोधिसत्वों का जो कॉन्सेप्ट है ये निकल करके आता है जातक कथाओं से। जातक कथाओं का अंकन किया गया है अलग अलग स्थानों पर जहां बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रियां हैं या गुफाएं हैं उसके अंदर में, जैसे अजंता में ही देख लीजिए बहुत सारे जातक कथाओं का अंकन है। इसके अलावा भरहुत स्तूप पर देख लीजिए। इस तरीके से अलग अलग जगहों पर जातक कथाओं का अंकन है और वहां से कॉन्सेप्ट निकल करके आया है बोधिसत्वों का। वैसे जो बोधिसत्व हैं इनका संबंध महायान शाखा से है और महायान बाद में टूट करके वज्रयान, तंत्रयान और मंत्रयान में विखंडित हो गया था। तो इस तरीके से बोधिसत्वों की जो कल्पना है वो महायान शाखा के अंतर्गत आती है। आलवार नयनार हैं, ये दक्षिण भारत में संत परंपरा के लोग हैं। एक जो है वैष्णव धर्म को मानने वाले हैं, दूसरे जो हैं नयनार जो हैं ये शैव धर्म को मानने वाले हैं, अलवार जो है ये वैष्णव धर्म को मानने वाले हैं। तो हम लोग जब विस्तृत पढ़ेंगे तब अलवार और नयनार के विषय में चर्चा करेंगे। श्रेणी कहा जाता है व्यापारिक संगठन को। व्यापारिक संगठन जो होता है उसको श्रेणी कहा जाता है और हमको अलग अलग प्रकार की श्रेणियां मौर्य और मौर्योत्तर काल में दिखलाई देती है। श्रेणियां धीरे धीरे करके बढ़ने लगती हैं। भूमि छिद्र विधान न्याय ये हमको कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दिखलाई देता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, तो जब कौटिल्य की चर्चा करेंगे, अर्थशास्त्र की चर्चा करेंगे तो वहां पर इसको भी हम लोग देख लेंगे। इसके अलावा कर है, भोग भाग, ये जो है टैक्स के रूप हैं जो कि लिए जाते थे। अलग अलग इनका क्वांटिटी है। वैसे 1/6 जो है वो मानक कर माना जाता था। इसके अलावा विष्टि है, विष्टि का मतलब होता है बेगार करवाना। स्त्री धन है, जो स्त्रियों को शादी के समय या विवाह के समय अपने पिता पक्ष से प्राप्त होते हैं। अपने जो पिता हैं, पिता पक्ष से प्राप्त होता है उसको स्त्री धन कहा जाता है और इस स्त्री धन पर केवल स्त्री का अधिकार होता है। अगर वो चाहे तो अपनी पुत्री को ये अधिकार दे सकती है। ये जो बातें दिखलाई देती हैं ये हमको धर्मशास्त्रों में दिखलाई देंगी। स्मारक हैं, पत्थर हैं, तो बहुत सारे हमारे यहाँ स्मारक मिले हुए हैं जिनको हम कला एवं स्थापत्य के अंतर्गत पढ़ेंगे। अग्रहार है, दक्षिण भारत में
ब्राह्मणों को दिया जाने वाला एक प्रकार का अनुदान था। आईना ये दहशाला है, ये भी एक विभाग है, मध्यकाल में बनाया गया था। इसके अलावा परगना है, क्षेत्र में बांटा गया था। शहनाई मंडी है, महालवाड़ी व्यवस्था है। ये जो है भूमि राजस्व एकत्रित करने के लिए बनाई गई अंग्रेजों की व्यवस्था थी, जो कि भूमि सुधार के अंतर्गत आता है, जिसमें महालवाड़ी व्यवस्था आती है। इसके अलावा जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था है। इसके अलावा अस्थाई बंदोबस्ती की व्यवस्था है। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज की कल्पना हमको आधुनिक भारत में दिखलाई देगी। गांधी जी की पुस्तक है स्वराज, और हिंद स्वराज की हम वहां चर्चा करेंगे। इसके अलावा वणिकत्ववाद है, आर्थिक राष्ट्रवाद है, खिलाफत आंदोलन है, जो कि 1920 के दशक में शुरू हुआ था। इसके अलावा सुलह ये कुल है, तुर्कानी चहलगानी है, जिसमें 40 सरदारों का एक दल बनाया गया था। वतन है, बलूता है, तकावी है, इक्ता है, जजिया है। जजिया जो है ये शरीयत के अंतर्गत आता है। शरीयत जिसे शरिया भी कहते हैं, इसके अंतर्गत आता है जजिया। तो जजिया, ज़कात, खम्स, खराज, ये 4 जो हैं शरीयत के हिसाब से लिए जाने वाले कर हैं। मदद बांस है, ये जो है अनुदान के रूप में दिया जा रहा है। अमरम है, राय रेखो है, जंगम या दास है। मदरसा और मकतब ये शिक्षा के केंद्र हैं। मदरसे और मकतब जो हैं ये मध्यकालीन शिक्षा के केंद्र हैं। चौथ है सरदेश मुखी है। चौथ और सरदेश मुखी जो है ये मराठाओं द्वारा लिया जाने वाला कर है। इसके अलावा सराय है। सराय बनाई जाती थी राहगीरों के लिए कि वो वहां विश्राम कर सकें। सड़कों के किनारे या चौराहे पर बनाई जाती थी। पोलीगर है, जागीर है। जागीरें बाद में दी जाने लगी, जो कि मध्यकाल की सबसे प्रमुख व्यवस्था दिखलाई देती है। हम देखते हैं कि सल्तनत काल से लेकर के मुगल काल में इसका प्रभाव ज्यादा बढ़ गया था। जब विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे तब देखेंगे, अभी ब्रीफली देखते चलते हैं। इसके अलावा दस्तूर है, मनसब है। मनसब ओहदा हुआ करता था, मनसब और सवार हुआ करते थे, ओहदा जो हुआ करता था। देशमुख है, नाडू याऊर है, ये दक्षिण भारत के व्यवस्था है, दक्षिण भारत में दिखलाई देती है। उलेमा वर्ग है, फरमान जारी किया जाता था। इसके अलावा सत्याग्रह है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य के लिए आग्रह या सत्य के साथ आग्रह। और ये जो व्यवस्था है ये गांधी जी की दिखलाई देती है। इसके अलावा स्वदेशी की भावना है, पुनः परिवर्तनवाद है, संप्रदायवाद है, प्राच्यवाद है, प्राचीनता को बढ़ावा दिया जाना, प्राच्य निरंकुशतावाद है, विऔद्योगीकरण है, भारतीय पुनर्जागरण है, जिसमें हम कई लोगों को देखेंगे, समाज सुधारकों को, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद। इस तरीके से करके हम कई सारे लोगों को देखेंगे, कई सारे समाज सुधारकों को, जिसमें राजा राम मोहन राय, और कई जो समाज सुधारक हुए हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। आर्थिक अपवाहन का सिद्धांत है, आर्थिक जो ड्रेन थ्योरी है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन थ्योरी, ये दिया हुआ है।
वयोवृद्ध नेता थे, ग्रेट ओल्ड मैन, जिनका नाम दादा भाई नौरोजी था। इन्होंने इंडिया डेप्ट टू में लिखा हुआ था, बाद में उन्होंने उसको किताब का नाम दिया, जिसको कहते हैं द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक में इन्होंने पूरी तरीके से इस बात का जिक्र किया है। इसके अलावा और भी कई इतिहासकार हैं, महादेव गोविंद रानाडे हैं, कई लोगों ने इस पर और चर्चा किया है। उपनिवेशवाद है, तो उपनिवेशवाद जो है, दो शब्द है, एक है उपनिवेशवाद और एक है साम्राज्यवाद। अक्सर विद्यार्थी इन दो शब्दों का अर्थ नहीं जानते हैं और इसीलिए वो अपने वक्तव्य को सही से रख नहीं पाते हैं। उपनिवेशवादी व्यवस्था और साम्राज्यवादी व्यवस्था में अंतर जानना बहुत जरूरी है। उपनिवेशवाद तब था जब अंग्रेज हमारे यहाँ से आर्थिक लूट कर रहे थे। आर्थिक लूट जब कर रहे थे तब उपनिवेशवादी व्यवस्था थी, और जब क्राउन के हाथ में पूरी व्यवस्था चली गई तब साम्राज्यवादी व्यवस्था हो गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब तक थी तब तक उपनिवेशवादी व्यवस्था थी, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद हमारे यहाँ साम्राज्यवाद शुरू हो गया। आगे देखें, इस पे चर्चा विस्तृत करेंगे जब पढ़ेंगे। परमोच्च शक्ति है, द्विशासन तंत्र है, द्वैध शासन व्यवस्था जो डायरकी अंग्रेजों ने लगा रखी थी, संघवाद है, उपयोगितावाद है, इसके जनक ऑगस्ट काम्टे हैं। जिन्होंने सोशियोलॉजी के विषय में चर्चा किया और सोशियो फिजिक्स नाम दिया। इसके अलावा फिल्टर सिद्धांत है, जिसको हम लोग सेंदन की विधि कहते हैं या फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं, ये दिया था मैकॉले ने। भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए कहा था कि शिक्षा ऊपर वालों को दी जानी चाहिए और वो छन छन करके नीचे की तरफ आएगी। ऊपर वाले शिक्षित होंगे तो अपने ही अंदाज में नीचे वाले भी शिक्षित हो जाएंगे। इस तरीके की जो सोच थी मैकॉले की थी, और उसने ही फिल्टर थ्योरी का सिद्धांत दिया था। अग्रवर्ती नीति है, राजलोप सिद्धांत है, सहायक संधि या मैत्री की व्यवस्था है, वेलेजली की थी, वेलेजली की सहायक संधि की व्यवस्था थी। सुधर्मवाद है, भूदान आंदोलन है, भूदान है, पंचशील है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, समाजवाद है। इसके अलावा हिंदू कोड बिल है, ऐतिहासिक पद्धतियां हैं, साहित्यिक चोरी है, इसको प्लेगरिज्म कहते हैं। इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे कि साहित्यिक चोरी होती क्या है, और इतिहास लेखन में आचार और नैतिकता है। तो इतने सारे टॉपिक दिए हुए हैं ऊपर में, जिनके बारे में हम लोगों ने बहुत ब्रीफ तरीके से समझने का प्रयास किया है। इसके अलावा जो इकाई के रूप में दिया हुआ है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा होता जा रहा है और बहुत लंबा वीडियो रखने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं आज यहीं पर अपनी बातों को विराम दे रहा हूं। अगले वीडियो में हम लोग इकाई फर्स्ट से चर्चा करेंगे और इसी तरीके से ब्रीफ तरीके से देखेंगे कि क्या क्या हमको पढ़ना है। वैसे जितनी चीजें मैंने अभी फटाफट रिवीजन के रूप में दिखलाई है, बहुत तेजी से समझाने का प्रयास किया है। जब हम इसको पढ़ेंगे तो एनिमेशन के साथ ये देखेंगे कि कौन सी व्यवस्था कैसे थी, उसका उल्लेख किस किताब में आया है, उस किताब के कवर पेज को मैं लेकर के आऊँगा। अगर हिस्टोरियन का मुझे पिक मिल गया तो मैं हिस्टोरियन की फोटो भी लगाऊंगा। मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। ऐसा लगेगा कि जैसे हम किसी प्रोजेक्टर पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप लोगों का साथ है और सहयोग चाहिए। बच्चों की यह जिज्ञासा थी कि मैं नेट के सिलेबस को लेकर के आऊं
और यूजीसी नेट की तैयारी करवाऊं, उस पर चर्चा करूं। बच्चों ने मुझे इस योग्य समझा, इसलिए उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।